हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसका लेक्चर नंबर 5। तो आज के लेक्चर में हमें क्या देखना है? आज के लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, कि जो डीएनए होता है उसकी पैकेजिंग कैसे की जाती है, कैसे यूकैरियोट्स में पैकेजिंग होती है, किस तरीके से प्रोकैरियोट्स में पैकेजिंग होती है। तो प्रोकैरियोट्स का बहुत सिंपल है, यूकैरियोट्स का जो डीएनए है उसकी पैकेजिंग समझ में नहीं आती है, बच्चों को बहुत कंफ्यूज करती है कि न्यूक्लियोसोम क्या होता है एंड ऑक्टोमर्स क्या होते हैं, कौन कौन सी प्रोटीन्स यूज में ली जाती हैं, सब कुछ हम बहुत सिंपल तरीके से डिस्कस करेंगे। एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा कि हिट्रोक्रोमेटिन क्या होता है, यूक्रोमेटिन क्या होता है, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आता तो आप मुझे डाउट पूछ सकते हैं। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे लाइव चैट कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रीमियर स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग में। ठीक है, तो टाइमिंग लगभग 9 o'clock या फिर कभी कभी 10 o'clock। मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ कम्युनिटी में कि हमारा लेक्चर कब आने वाला है, तो उसके हिसाब से ही प्रीमियर स्टार्ट होता है। तो आप वहाँ पे लाइव चैट कर सकते हैं, कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इससे जो प्रीवियस लेक्चर था, लेक्चर नंबर 4, उसमें मैंने बोला था कि जो स्टूडेंट अच्छे से पार्टिसिपेट करेगा, क्वेश्चंस के आंसर्स देगा, क्योंकि हमने डीएनए से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बने थे 22 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी, तो उसमें जिसने पार्टिसिपेट किया बहुत अच्छे से, मैं उसका नाम लेना चाहूंगी जैसा कि मैंने बोला था। तो 2 स्टूडेंट को मैंने सिलेक्ट किया है, एक है चिन्मय एंड दूसरा है एक्सपर्ट अमित के नाम से। तो ये 2 स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत अच्छे आंसर्स भी दिए, काफ़ी उन्होंने कोशिश की आंसर्स देने की। कुछ आंसर उनके गलत भी हुए, बट एटलीस्ट उन्होंने कोशिश तो की। तो इस तरीके से अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम लिया जाए वीडियो में, तो प्लीज़ आप लोग भी पार्टिसिपेट कीजिए, अच्छे से पढ़ के आइए एंड आंसर दीजिए। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए कैसे होती है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं पहले बता देती हूँ, बेसिक बातें हैं जो आपको पता भी है ऑलरेडी, नहीं पता है उसको भी समझ में आ जाएगा। देखो क्या होता है पैकेजिंग ऑफ डीएनए में मोस्टली हमें क्या करना है, डीएनए की पैकेजिंग करनी है, कि किस तरीके से करनी है वो हमें देखना है। बट उससे पहले हम बेसिक बातें ये कर लेते हैं कि डीएनए है वो क्या होता है। डीएनए क्या है? डीएनए इज लॉन्ग polymer of deoxynucleotide। क्या है ये? डीएनए लॉन्ग पॉलीमर है किसका? डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स का। मतलब इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं, डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड क्यों बोला? क्योंकि इसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, आप सबको पता है। तो उसका एक लॉन्ग पॉलीमर है ये। ठीक है, क्या है ये? लॉन्ग पॉलीमर है, ये याद रहेगा। आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। देखो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या समझ सकते हैं कि जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ डीएनए, ये तो मैंने पहले भी डिस्कस किया है, वो हम कैसे निकाल सकते हो, किसके इक्वल होती है? लेंथ ऑफ डीएनए होती है कि मतलब नंबर ऑफ बेस पेयर इंटू 0.34 नैनोमीटर। ये क्या था? जो ये बेस पेयर होते हैं, ये जैसे एक बेस पेयर है, ठीक है, बेसिस नाइट्रोजनस बेसिस मतलब सिंगल बेसिस, पेयर मतलब जो 2 नाइट्रोजनस बेसिस जिस बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, जैसे यहाँ पे GCAT, समझ पा रहे हैं? तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, 2 नाइट्रोजनस बेसिस के बेस पेयर्स के बीच की डिस्टेंस 0.34 एंड नंबर ऑफ बेस पेयर्स, मतलब कितने नंबर ऑफ बेस पेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं डीएनए में, उनका नंबर एंड इनके बीच की दूरी। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ डीएनए आ जाएगी। या फिर एक और तरीका होता है हमारे पास, अगर नंबर ऑफ बेस पेयर दिए हुए हैं तो इस तरीके से हम लेंथ निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ डीएनए, कंप्लीट डीएनए की लेंथ। या फिर क्या हमें पता होना चाहिए? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पेयर्स इंटू 0.34 नैनोमीटर। मतलब कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं, मतलब जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उतने ही बेस पेयर होंगे। ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड इस तरीके से
तो जितने न्यूक्लियोटाइड होंगे उतने ही बेस पेयर होंगे, बेस पेयर। तो इस तरीके से हम डीएनए की लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा क्या बताया है कि जो नाइट्रोजनस बेसिस है या फिर न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ बेस पेयर्स और नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पेयर आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसका मीनिंग समझो कि मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर ये जो बेस पेयर होते हैं या फिर न्यूक्लियोटाइड के नंबर होते हैं, पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, वो फिक्स होते हैं। ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ये स्पेसिफिक होते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर ये एक स्पेसिफिक नंबर मिलेंगे बेस पेयर के, या फिर हम बोल सकते हैं न्यूक्लियोटाइड पेयर के भी स्पेसिफिक नंबर मिलेंगे, जिसके बेसिस पे उनके जो डीएनए है उसकी लेंथ का पता चलता है। समझ पा रहे हैं? तो ये पॉइंट समझ में आया कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। तो इसके लिए कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो लिखे हुए हैं। तो इसमें पहला एग्जांपल, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, जो 5x174 जो बैक्टीरियोफाज है, ठीक है, ये वायरसेस हैं 5x174 बैक्टीरियोफाज। इसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? तो उसका दिया है 5386, ऐसे कुछ नंबर है, हाँ 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इसके अंदर। तो हम इसके डीएनए की लेंथ निकाल सकते हैं इस तरीके से। ये याद नहीं भी रहे तो ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। एक और दिया है बैक्टीरियोफाज, लैम्ब्डा जो है उसकी जो बेस पेयर की काउंटिंग दी है, मतलब नंबर ऑफ बेस पेयर होते हैं वो कितने होते हैं। इसके अंदर होते हैं नंबर ऑफ बेस पेयर होते हैं इसके अंदर। तो इसके बेस पेयर का नंबर है कितने? 48502 बेस पेयर्स, मतलब इतने नंबर ऑफ बेस पेयर मिलते हैं किसके अंदर? लैम्ब्डा जो बैक्टीरिया फाज है उसके अंदर। अब थर्ड जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं आप इसको, ई कोलाई जो बैक्टीरिया है, ई कोलाई के अंदर ये होता है 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर। ठीक है, कितने बेस पेयर होते हैं इसके अंदर? इतने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। ओके, अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग्स में कितना है? ह्यूमन बींग में है 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। ठीक है, किसमें? ह्यूमंस में। ह्यूमन बींग्स में होते हैं, वो भी किसमें? डिप्लॉयड सेल में। डिप्लॉयड की बात करें 2n की, अगर हम हैप्लॉयड की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। इतने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। बेस पेयर समझ पा रहे हैं ना आप, कि जो डीएनए है इसके अंदर ये जो जुड़े हुए होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस जब जुड़ जाते हैं तो उसको बेस पेयर बोल देते हैं। ठीक है, तो ये कितने हैं नंबर ऑफ बेस पेयर ह्यूमन बींग्स में? 6.6 × 10⁹ बेस पेयर प्रेजेंट है। ओके, ठीक है, तो ये डेटा आप याद कर लीजिए, इसमें ये याद कर लीजिए, ये याद कर लीजिए, एंड लैम्ब्डा ये भी आप याद कर सकते हैं। तो मेनली बैक्टीरिया का एंड इसका आपको याद करना है। ये चीज समझ में आ गई, थोड़ी सी बेसिक बातें थी, आई होप समझ में आई हों। तो अब हम देखते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर इतने बेस पेयर प्रेजेंट हैं, डिप्लॉयड सेल की बात करें क्योंकि हम डिप्लॉयड हैं, तो इसके अंदर जो लेंथ ऑफ डीएनए होगी वो क्या हो जाएगी, ये आपको बता भी दिया है, पहले बता चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, फिर भी देख लेते हैं। आप फटाफट नोट कर लिया करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो, इससे आप बहुत अच्छे अपने नोट्स बना सकते हैं। तो ह्यूमन बींग्स में
ह्यूमन के अंदर लेंथ ऑफ डीएनए कैसे निकालेंगे बताइए फटाफट। कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? तो हमारे अंदर बेस पेयर कितने होते हैं? 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर है हमारे अंदर, इंटू 0.34 नैनोमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब ये जो दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस है वो है, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या आ जाएगी? लेंथ ऑफ डीएनए। ठीक है, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो इस तरीके से निकालेंगे, हमें बेस पेयर पता है। तो कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे अराउंड 2.2 मीटर इसकी लेंथ आ जाएगी। ठीक है, डीएनए की लेंथ आ जाएगी 2.2 मीटर। इसी तरीके से अगर आपको इकोलाई जो है उसकी लेंथ निकालनी पड़ी, उसके डीएनए की, इकोलाई में लेंथ ऑफ डीएनए कैसे निकालेंगे? क्या होता है इसका डेटा? मतलब कितने बेस पेयर होते हैं? 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर है, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.34 नैनोमीटर से, तो ये कितना आ जाएगा? ये अराउंड आएगा आपके पास 1.36 मिलीमीटर, इतनी इसकी लेंथ होती है। ठीक है, इकोलाई की। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, कैलकुलेट करके देख सकते हैं। चलिए अब हमें क्या देखना है? अब हम बात करते हैं कि इसकी जो डीएनए है, डीएनए के बारे में जान लिया, अब इसको पैक कैसे करें। देखो काफी बड़ा डीएनए है, 2.2 मीटर कितना बड़ा होता है। एंड जो हमारा न्यूक्लियस है, जो मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी? ह्यूमन बीइंग्स की, तो यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। तो उसके अंदर मतलब जो न्यूक्लियस है, सेल के अंदर न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है, तो किस तरीके से पैक करें कि डीएनए अच्छे से रहे, तो वही हमें सीखना है। प्रोकैरियोट्स में किस तरीके से हम पैकिंग करते हैं एंड यूकैरियोट्स में किस तरीके से हम पैकेजिंग करते हैं डीएनए की, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो आपको पता है डीएनए की लेंथ हमारे अंदर इतनी है। अगर हम बात करते हैं डायमेंशन ऑफ न्यूक्लियस की, तो वो, चलिए आगे लिखते हैं, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। सबसे पहले हम देखते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में किस तरीके से पैकेजिंग होती है? तो देखो ये क्या है? ये क्या है? सेल है। ठीक है, कौन सी सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल। इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म। ओके, अब देखो इसमें जो न्यूक्लियस होता है, जो आपकी एनसीईआरटी है उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि जो डीएनए है वो स्कैटर्ड नहीं होता है। स्कैटर्ड का मीनिंग क्या होता है? स्कैटर्ड का मतलब होता है कि देखो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है, एक तो न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं है तो जो डीएनए होगा वो कहां पे प्रेजेंट होगा? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। कहां पे प्रेजेंट होगा? साइटोप्लाज्म में। ओके, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा तो क्या इस तरीके से डीएनए बिखरा हुआ मिलेगा? ऐसे होगा क्या? डीएनए किस तरीके से मिलेगा? तो एक बिल्कुल लाइन लिखी हुई है, बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है क्या, कि जो डीएनए होता है प्रोकैरियोट्स में वो स्कैटर्ड नहीं है। स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरा हुआ नहीं होता है। तो इन प्रोकैरियोट्स डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। मतलब जो साइटोप्लाज्म में इस तरीके से बिखरा हुआ नहीं है, वो एक स्पेसिफिक रीजन में प्रेजेंट है, मतलब एक स्पेसिफिक जगह है वहां पे प्रेजेंट होता है। वो किस तरीके से प्रेजेंट होता है? आपको पता है डीएनए क्या है? डीएनए है नेगेटिवली चार्ज्ड, राइट। तो इसके अंदर कोई ऐसा रीजन है जहां पे क्या मिलती हैं? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स मिलती हैं। ठीक है, प्रोटीन्स जो कि कैसी होती हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्लियर हो जाएगा आपको यहीं पे। ठीक है, अब डीएनए नेगेटिव चार्ज है, प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज है, तो डीएनए कहां पे जाएगा? नेगेटिव के पास। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव चीज होती है, सॉरी डीएनए नेगेटिव है, प्रोटीन पॉजिटिव है, तो कोई भी पॉजिटिव चीज नेगेटिव के पास जाती है, नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाती है। पता है आपको, ये बहुत अच्छे से इन दोनों में अट्रैक्शन होता है। तो जो डीएनए है, ये प्रोटीन्स जो होती हैं इनको हम बोलते हैं पॉली
एमीन्स, पॉलीएमाइंस होती है, नाम याद रखिए, ठीक है। तो पॉलीएमीन्स होती हैं जिनके साथ ये मिलके क्या बना लेता है, लूप बना लेता है। जो डीएनए होगा वो क्या बना लेगा, लूप बना लेगा। जैसे ये हमारा डीएनए है, इस तरीके से क्या बना लेगा, लूप बना लेगा। एंड किसके साथ मिलके, जैसे ये प्रोटीन्स पड़ी हुई है, इन प्रोटीन्स के साथ मिलके ये लूप बना लेगा। प्रोटीन कौन सी है, पॉलीएमीन्स, एंड ये क्या है, डीएनए। ये जो रीजन है मैंने आपको पहले भी बताया था, ये रीजन कौन सा है, किस जगह पे, न्यूक्लियोइड। इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, जहां पे जो डीएनए है वो कोइल हो जाता है, या फिर बोल सकते हैं जिस जगह पे अरेंज हो जाता है उस रीजन को हम बोलते हैं, ये स्पेसिफिक मैं ब्लू कलर से बना देती हूं, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्लियर है। तो इस तरीके से ये पैक हो जाता है। प्रोकैरियोट्स में बहुत सिंपल है कि प्रोटीन्स यहाँ पे होती हैं साइटोप्लाज्म में, तो ये जो डीएनए है इनके पास आके एंड इस तरीके से कोयल हो जाता है। तो ये इस तरीके से इसकी पैकेजिंग यहाँ पे होती है, ठीक है। तो ये है पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स, समझ में आया। अब बात करते हैं यूकैरियोट्स में किस तरीके से पैकेजिंग होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है बट मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाने वाली हूं, सबको समझ में आ जाएगा। पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स, इन यूकैरियोट्स, किस तरीके से यूकैरियोट्स में होती है पैकेजिंग। तो आपको पता है लेंथ कितनी होती है डीएनए की, 2.2 मीटर, ठीक है, यही होती है यूकैरियोट्स में। अगर हम बात करें ह्यूमन की, तो ह्यूमन डीएनए, ठीक है। तो चलिए, ये जैसे क्या है, सेल है, ओके। सेल के अंदर ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ये है सेल, साइटोप्लाज्म। अब क्या होगा कि जो डीएनए प्रेजेंट है वो कितना है, 2.2 मीटर। देखो कितनी बड़ी लेंथ है डीएनए की, ठीक है, 2.2 मीटर्स। एंड जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का डायमेंशन क्या है, 10⁻⁻⁶ मीटर। इतना सा न्यूक्लियस है एंड इसमें जो डीएनए है वो 2 मीटर, बहुत बड़ा है। तो उसको किस तरीके से अरेंज करें, डीएनए कहां पे प्रेजेंट है, डीएनए न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। इसको फोल्ड कैसे करें, उसको किस तरीके से पैक करें कि जब हमें जरूरत हो उसको हम ओपन कर सके, जब हमें जरूरत हो वापस से उसको कंडेंस कर सके, या फिर हम बोल सकते हैं वापस से उसको बिल्कुल पैक कर सकें। इतनी अच्छी तरीके से पैकेजिंग करनी है कि जब जरूरत हो तब उसको खोल भी सकें। अगर इसी तरीके से सिंपली हमने ऐसे ही फोल्ड कर दिया तो उसको जब जरूरत पड़ेगी खोलने की, मतलब उसको ओपन करने की, तो किस तरीके से होगा, वो टूट जाएगा। ओके, तो एक स्पेसिफिक वे होना चाहिए, एक ऑर्डर्ड फॉर्म में, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हमें इसको पैक करना है डीएनए को, जो कि बहुत बड़ी लेंथ है डीएनए की। डीएनए की लेंथ है 2.2 मीटर एंड हमारा जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा सा है, 10⁻⁶ मीटर। ओके, तो इसके अंदर एक छोटे से एरिया के अंदर बहुत बड़ा डीएनए को बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में हमें पैक करना होगा। तो किस तरीके से पैक करते हैं, देखो जो आप सबको पता है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। डीएनए के अंदर हम बार बार बोल रहे हैं कि डिप्लॉइड, उसकी बात कर रहे हैं कि डिप्लॉइड जो है 2n में कितने होते हैं बेस पेयर, 6.6 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं। तो डिप्लॉइड का मतलब क्या है कि आप सबको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम मिलते हैं, पता होता है। तो जितने भी जो क्रोमोसोम हैं हमारे अंदर कितने हैं, 23 पेयर होते हैं, ठीक है। तो ये 23 पेयर होते हैं, ये किससे मिलके बनेंगे, एक सेल की बात करें तो एक सेल में ये जो एक न्यूक्लियस है इसके अंदर जो डीएनए है उसी से मिलके ये क्रोमोसोम्स बनते हैं, ठीक
ठीक है। उसी से मिलके ये क्रोमोसोम बनते हैं। ये जो डीएनए है जितना प्रेजेंट है 2.2 मीटर, इसी से मिलके सारे के सारे हमारा जो जीनोम है, जो पूरा का पूरा जो जेनेटिक मटेरियल है एक सेल में, वो सारे के सारे क्रोमोसोम मतलब 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम किससे मिलके बनेंगे, 2.2 मीटर ऑफ डीएनए। तो इसकी पैकेजिंग कैसे करें, अब तो इस तरीके से ये पड़ा है, इसको हम क्रोमेटिन बोल सकते हैं, बिल्कुल खुला हुआ है, ठीक है। तो ये किस तरीके से हम पैक करें अब समझते हैं। तो कुछ आपके पास टर्म्स आएंगी जिनको आपको समझना है, उन टर्म्स को याद भी रखना है, उनकी डेफिनेशन भी याद रखनी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है पूरी की पूरी डेफिनेशन ऐसे ही उठा ली जाती है एंड आपको क्वेश्चन में दे दिया जाता है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या है, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं किस तरीके से होता है पैकेजिंग। इतना समझ में आ गया। अब देखो, सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो हमारा डीएनए है कुछ इस तरीके से होता है, मैं यहां पे बना देती हूं। ये जो हमारा डीएनए है इस तरीके से है, मतलब जो इसका डायामीटर है, ये जो चौड़ाई है इसकी, ये दो चेन के बीच में ये क्या है 5 डैश है अगर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी 3 डैश, ठीक है। एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है, सबको पता है, मतलब एक चेन पॉलीन्यूक्लियोटाइड की अगर एक चेन कैसी है 5 to 3 है इस तरीके से, तो दूसरी वाली जो होगी वो एंटी पैरेलल होगी इससे 3 to 5, ठीक है। और ये इस तरीके से दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या है, बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है। अगर मैं इसको खोल के दिखाऊं आपको तो कुछ इस तरीके से ये है, ये 5 to 3 है तो ये 3 to 5 है, इस तरीके से ये होते हैं, ठीक है। इसके एक जो ये टर्न होता है, एक टर्न में एक टर्न इज इक्वल टू 10 बेस पेयर्स, ये याद है सब कुछ, आई होप होगा। तो ऐसा कुछ होता है। अब हमें क्या देखना है कि ये जो डीएनए है इसका डायमीटर मैंने बताया कितना है 2 नैनोमीटर, ठीक है। 2 नैनोमीटर है इसका डायमीटर, मतलब ये कितनी दूरी पे प्रेजेंट है दोनों चेन, 2 नैनोमीटर पे, ठीक है। ये इनिशियली हमारा जो डीएनए है वो है, मतलब जो ओपन हम जिसको बोल रहे हैं, इनिशियली ये इस तरीके से प्रेजेंट होता है। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसमें क्या होगा कि कुछ प्रोटीन्स होंगी, ठीक है। इसके पास भी कुछ प्रोटीन्स आनी चाहिए, तभी तो ये क्या होगा, तभी तो ये उनके साथ बाइंड करेगा पैकेजिंग के लिए, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, आपको पता है डीएनए, एंड जो प्रोटीन्स होती हैं वो क्या होंगी, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होंगी। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से पैकेजिंग होती है। तो इसके लिए आपको ये पता है कि जो डीएनए है वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ओके। एंड इसके लिए कुछ प्रोटीन्स होंगी जिनकी हेल्प से ही पैकेजिंग होगी, ओके। तो जो प्रोटीन होगी उसको नाम दिया गया है, स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन है जिसको हम बोल रहे हैं हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, जो कि बहुत ही पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज होती है ये हिस्टोन प्रोटीन। एंड इनके ऊपर जो मतलब बहुत ज्यादा जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्यों होता है, अबंडेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, एक जो लिखा हुआ है अबंडेंस, अबंडेंस का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है। तो अबंडेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज is due to the basic amino acids, कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं, आर्जिनिन एंड लाइसिन। इनकी वजह से इसके ऊपर क्या है, हिस्टोन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, मतलब आपस में ये अट्रैक्ट होंगे। समझ रहे हो इस चीज को। तो ये क्या करते हैं, जो हिस्टोन प्रोटीन होती है ये
कितने टाइप की होती है पहले हमें ये देख लेना है, क्योंकि इसी से मिलके एक आपके पास टर्म आएगी हिस्टोन ऑक्टेमर। तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन है स्पेसिफिक टाइप से ऑर्गेनाइज होती है, अरेंज होती है, अरेंज होके ये एक यूनिट बनाती है जिसको हम बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टेमर। तो देखिए पहले हमें देख लेना है कि हिस्टोन जो है वो कितने टाइप की होती है। टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, तो कितने टाइप की है ये हमें 5 टाइप की देखनी है। एक तो है H1, ठीक है, नंबर 1 H1, H2A, H2B, H3 एंड H4, ठीक है। ये क्या करती हैं, ये मिलके एक स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन बनाएंगी, मतलब एक यूनिट बनाएंगी, प्रोटीन नहीं, ये ऑलरेडी प्रोटीन है। तो इनकी दो यूनिट, मतलब इनकी कॉपी, एक और कॉपी मिलके क्या बनाएंगी, देखिए इस तरीके से H2A, H2B, H3, H4, ये चारों हैं। तो इसी तरीके से जैसे H2A है तो इसकी एक और कॉपी, मतलब इसको डबल कर दें तो एक और कॉपी होगी, इसकी भी एक और कॉपी, इसकी भी कॉपी एंड इसकी भी एक और कॉपी, ठीक है। ये मिलके एक यूनिट बना लेंगी जिसको हम बोलेंगे हिस्टोन ऑक्टेमर, ठीक है। हिस्टोन ऑक्टेमर ये बना लेंगे। तो हम देखते हैं हिस्टोन ऑक्टेमर कैसे बनता है, थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। हिस्टोन ऑक्टेमर ये क्या होता है, तो इसमें क्या बनता है, मैं अलग अलग पेन यूज कर लेती हूँ। इसमें हिस्टोन ऑक्टेमर क्या होता है, हिस्टोन are arranged in a specific manner to form a unit of 8 molecules is known as हिस्टोन ऑक्टेमर, ठीक है। कैसे बनाएगा अभी इसको समझिए। तो इसमें देखो हिस्टोन ऑक्टेमर कैसे बनता है, इसको थोड़ा सा हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। आपकी बुक में दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई दे रही होगी, बट इसको सिंप्लीफाई वे में समझते हैं कि हिस्टोन ऑक्टेमर बनता कैसा है। तो देखो जैसे ये है H2A, ओके, H2B, H3, H4, इनकी मैंने बोला दो कॉपी, मतलब ये डबल होके 8 मॉलिक्यूल्स की क्या बना लेंगी, यूनिट बना लेंगी, ठीक है। ये मिलके 8 मॉलिक्यूल्स, यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स, जिसको हम बोलेंगे हिस्टोन ऑक्टेमर, ओके। जैसे कि ये जो है H2A को मैं इस तरीके से शो कर रही हूं ब्लैक से, यहां पे लिख लेते हैं। जैसे ये है H2A एंड ये है H2B, ये है H3 एंड H4 को मैं कुछ और कलर नहीं है तो इस तरीके से मैं ऐसा बना लेती हूँ, ओके। एंड जो H1 था, H1 को जैसे मैंने इस तरीके से बना लिया,
ठीक है, इस तरीके से बना रही है। और कलर से भी बना सकती हूँ मैं ताकि आपको याद रहे। H1 इसमें काम में नहीं आ रहा है, लेकिन आपको मैं एक स्ट्रक्चर इस तरीके से, जैसे ये क्या है H1 है, ठीक है, लेकिन इसमें ये 4 काम में आ रहे हैं, H2A, H2B, H3, H4। इसकी एक एक एक्स्ट्रा कॉपी, मतलब इसकी एक और कॉपी, मतलब डबल डबल यूज करेंगे। तो ये है हमारे पास प्रोटीन। तो ये कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएंगी, जैसे H2A है, ये है हमारे पास H2A, H2A, H2B, एक इसके पीछे है, ऐसे समझिए। एक तो ये हो गया H2A, एक इसके पीछे की साइड में है। 3D में आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, मैं आपको एक छोटा सा मॉडल भी दिखाऊंगी जो मैंने बनाया है खुद ने। ओके, H3 ये है H3, इस तरीके से। अब देखते हैं H4 हमने बनाया है कुछ ऐसे, थोड़ा सा डिफरेंशिएट इसलिए किया है ताकि आपको समझ में आ जाए। ये है H4, ऐसे दिखा रहे हैं। ये 4 हो गए, इनकी 4 कॉपीज हो गई। ठीक है, ओके, मतलब ये 4 and 4 इनके पीछे, तो 8 मॉलिक्यूल्स हो गए। इसकी एक यूनिट इन्होंने बना ली, इसको हम बोलेंगे क्या, हिस्टोन ऑक्टामर। H2A, H2B, H3 and H4, इस तरीके से इन्होंने मिलके, इनकी डबल डबल यूनिट है, इन्होंने मिलके क्या बना लिया, हिस्टोन ऑक्टामर, ये बना लिया। अब क्या होगा, जो हिस्टोन ऑक्टामर है हमने बोले कि कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। अब जो डीएनए होगा हमारा, डीएनए वो क्या करेगा, इसके ऊपर रैप कर जाएगा, क्योंकि डीएनए क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। तो ये हमारा डीएनए है। तो हिस्टोन ऑक्टामर समझ में आ गया, ये हिस्टोन ऑक्टामर। पैकेजिंग देख रहे हैं किस तरीके से होगी। हिस्टोन ऑक्टामर समझ में आ गया क्या होता है। इसके ऊपर जो डीएनए है हमारा, इस तरीके से ये डबल हेलिक्स है। तो ये जो डीएनए है ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिपटेगा। एक बार तो पूरा चक्कर लेके आएगा। ये डबल हेलिक्स है, मैं कुछ इस तरीके से दिखा रही हूँ। एक इसका पूरा चक्कर हो गया, इस तरीके से घूम गया। दोबारा ये क्या करेगा, दोबारा पूरा नहीं घूमेगा, ये क्या करेगा, इस तरीके से ये आ जाएगा। ठीक है, एक बार तो ये पूरी तरीके से घूम गया है। दूसरी बार में ये पूरा इसको सराउंड नहीं करता है, क्या करता है कि लगभग 1.25 चक्कर होते हैं इसके। मतलब ये कितना इसको सराउंड करता है, एक बार कंप्लीट एंड एक बार कितना करता है, मतलब टोटल अगर हम मिला के करें तो ये होता है 1.75। एक तो कंप्लीट एंड ये 0.75। किसी किसी बुक में 1.65 भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, तो आप ये याद रखिए 1.75 टर्न होते हैं इसके ऊपर। एक बार कंप्लीट घूम जाएगा। देखो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए आप, ये जो है ये क्या है, हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। जैसे ये अलग अलग कलर में मैंने बनाई हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये एक बड़ा वाला रेड है, एक छोटा वाला ग्रीन एंड ये वाइट। तो ये क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है। इसकी एक एक और यूनिट ये पीछे की तरफ है, देख लीजिए ये है। ओके, मतलब ये डबल हो गई, 2 कॉपीज हो गई, एक इस तरीके से आगे, एक ये पीछे। ओके, अब इनके ऊपर ये जो डीएनए है,
ये डीएनए है, तो ये किस तरीके से है कि डबल स्ट्रैंडेड तो है ये किस तरीके से कॉइल है। एक बार तो ये कंप्लीट इसका चक्कर आया है, आप देखिए एक बार तो कंप्लीट आया है, एंड देन दोबारा इसने मतलब लगभग 2 कंप्लीट होने वाले हैं बट 2 कंप्लीट हुए नहीं हैं। 1.75 कॉइल्स इस तरीके से टर्न लेता है, एक बार कंप्लीट घूमता है एंड एक बार 0.75। तो इस तरीके से ये इसके ऊपर लिपटा हुआ होता है, ठीक है, इस तरीके से इसके ऊपर लिपटा हुआ है। एंड ये क्या है, ये आपकी बुक का एक बार पिक्चर देखिए, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसके साथ ही नहीं होता है। ये जो डीएनए है इस तरीके से इसके ऊपर ये लिपटा हुआ है, मतलब ये हिस्टोन ऑक्टामर हो गया, इसके ऊपर ये H1 है, मतलब H1 ये जो बीच का जो डीएनए बच गया ये वाला, इसके ऊपर ये अटैच है, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है। अब यहां पे क्या दिखाया गया है, H1 ये है H1। तो ये H1 ऑक्टामर में नहीं आएगी, हिस्टोन ऑक्टामर में क्या आएगा, हिस्टोन ऑक्टामर में आएगा क्या, डीएनए सॉरी हिस्टोन ऑक्टामर में H2A, H2B, H3, H4। ओके, अब जो हिस्टोन ऑक्टामर है उसके ऊपर जब ये कॉइल कर गया, मतलब ये जो डीएनए है जब लिपट गया, इस तरीके से लिपट गया, ठीक है, ये लिपट गया है, 1.75 कॉइल्स इसने इतने टर्न लिए हैं, मतलब एक बार कंप्लीट एंड एक बार जो सेकंड जो इसका चक्कर है वो पूरा होने वाला था उससे पहले ही वो आगे की तरफ मूव कर गया। ओके, इस तरीके से है। एंड उसके बाद ये H1 इसके बीच में ये लगा हुआ है। तो मैं एक और यूनिट यहाँ पे फटाफट ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। इस तरीके से ठीक है, ये H2A, H2B, H3, H4। ओके, ये एक ऑक्टामर हो गया। इसके बाद ये दूसरा ऑक्टामर है, इसके ऊपर जब डीएनए इस तरीके से कॉइल हो जाता है, इसके ऊपर रैप हो जाता है डीएनए, तो इसको क्या बोल देते हैं, ये एक यूनिट बन गई, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हिस्टोन ऑक्टामर प्लस डीएनए, इसको हम एक नाम देते हैं क्या, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, हिस्टोन ऑक्टामर, ये जो 8 मॉलिक्यूल्स की यूनिट बनी है ये, एंड इसके ऊपर डीएनए जब लिपट गया तो इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियोसोम है इसकी जो ये दिया हुआ है डायमीटर, ये कितना है, 10 नैनोमीटर। याद रखना है आपको, 10 नैनोमीटर के ऊपर ये डीएनए हमारा कितना था, पहले हमारा डीएनए था, इसका डायमीटर कितना था, 2 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर था। अब हमने क्या किया, हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर इसको लपेट दिया, कितने कॉइल, 1.75 कॉइल। ठीक है, 1.25 कॉइल हमने इसको लपेट दिया। तो जो ये लिपटा हुआ डीएनए है, ये जो रैप है ये, एंड ये ऑक्टामर है ये, इसको मिला के हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। अब इसके ऊपर याद रखने वाली बात ये है कि इसके ऊपर जो हमारा डीएनए जो रैप हुआ है, तो इसके कॉइल पूछे जा सकते हैं कितने हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर ये जो डीएनए लिपटा हुआ है, इसके अंदर कितने नाइट्रोजनस बेसिस, मतलब बेस पेयर्स कितने होते हैं। इसके ऊपर ये जो बेस पेयर हैं, इस तरीके से ये डबल हेलिक्स है हमारा, तो यहाँ पे बेस पेयर मिलते हैं। ठीक है, डीएनए में, तो वो कितने होते हैं, तो ये होते हैं अराउंड 200 to 300 बेस पेयर। तो 200 आप याद रखिए, 200 बेस पेयर्स होते हैं इस डीएनए के ऊपर, जो इसके ऊपर हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर क्या है, रैप है। ओके, कितने बेस पेयर हैं, 200 बेस पेयर, 200। इतना क्लियर हुआ।
अब ये जो डीएनए है यहां से निकला एंड फिर इसके ऊपर रैप हो गया, ओके, फिर आगे चला गया। इस तरीके से ये होता चला जाता है एंड H1 बीच में इस तरीके से ये लगा है H1, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियोसोम आपको पता चल गया। अब बीच में ये जो लिपटा हुआ डीएनए है, जो रैप्ड डीएनए है हिस्टोन ऑक्टोमर के ऊपर, इसको हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, क्या, कोर डीएनए। क्या नाम दिया, कोर डीएनए। ये जो इसके ऊपर रैप्ड है इसको हमने दिया कोर डीएनए। एंड ये जो डीएनए है जो बीच में, जो इन दो न्यूक्लियोसोम्स के बीच में प्रेजेंट है, ये वाला, तो इसको हम बोलते हैं लिंकर डीएनए। क्या बोलेंगे, लिंकर डीएनए। एंड एक जो ये जो डीएनए है, एक न्यूक्लियोसोम के ऊपर जितना रैप है उसके ऊपर कितने नंबर ऑफ बेस पेयर होते हैं, 200 बेस पेयर। ऑक्टोमर का डायमेंशन, ये जो डायमीटर है वो कितना है, 10 नैनोमीटर। ये सब कुछ आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये लिपटता चला जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, ये मैंने H1 जोड़ा है, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से। अब एक और यूनिट आ जाएगी तो वो इसी तरीके से रैप कर जाएगी। मेरे पास एक ही था तो मैंने एक बनाया, तो इस तरीके से एक और आ जाएगा, वो रैप कर जाएगा। अगेन क्या होगा, और कोई होगा वो भी रैप कर जाएगा। इस तरीके से ये क्या बना लेंगे, एक चेन के जैसे स्ट्रक्चर बना लेंगे। मतलब क्या होगा, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। तो जो न्यूक्लियोसोम है वो क्या दिखाई दे रहे हैं, बीड्स, बीड्स के जैसे, मतलब कोई भी जो माला होती है, ठीक है, उसमें मोती होते हैं। तो ये मान लीजिए पूरी की पूरी ये जो यूनिट है, ये यूनिट जो 8 इससे मिलके बनी है एंड इसके ऊपर जो रैप्ड डीएनए है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। तो ये एक बीड है मान लीजिए पूरी, इस तरीके से इसमें बहुत सारी बीड्स लगी हुई हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारी बीड्स लगी हुई हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। बीड्स क्या है, ये क्या हो गई, स्ट्रिंग, जो चेन है इसके बीच बीच में बीड्स लगी हुई हैं। तो ये जो क्रोमेटिन होगा इसका 10 नैनोमीटर इसका डायमीटर होगा, इसका ऑक्टोमर का, एंड इसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन। कैसा दिखाई देता है, जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये दिखता है बीड्स ऑन स्ट्रिंग, ठीक है, मोती के जैसा दिखता है कि ये चेन है, इसमें बीच बीच में ये मोती लगे हुए हैं, ठीक है, बीड्स लगी हुई है। H1 ये इनके बीच में होता है, न्यूक्लियोसोम्स के बीच में जो लिंकर डीएनए है यहाँ पे मिलता है H1 हिस्टोन जो है वो, ओके, क्लियर हो गया इतना। अब आगे चलते हैं कि आगे किस तरीके से पैकेजिंग होगी। तो एक बार तो इस तरीके से लिपट गया ये कि जो हिस्टोन है ऑक्टोमर उसके ऊपर लिपट गया एंड इसने इस तरीके से पूरी एक चेन बना ली, ओके। अब इसको अगेन हमें किसके ऊपर कॉइल करना है, तो मैं और आगे लिखती हूं, आप इनको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हमें इसको और भी ज्यादा कंसाइज वे में क्या करना पड़ेगा, पैक करना पड़ेगा, और भी ज्यादा इसको कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, जैसे कि ये था हमारे पास, मैं ऐसे ही बना रही हूं, ये हमारे पास हिस्टोन ऑक्टोमर था, ठीक है, इस तरीके से हिस्टोन ऑक्टोमर है। इसके ऊपर ये जो डीएनए है ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप्ड है, इस तरीके से। तो किस तरीके से शो हो रहा है कि जैसे कि बीड्स हों स्ट्रिंग के ऊपर, मतलब ये जो न्यूक्लियोसोम है ये क्या है, न्यूक्लियोसोम कैसे लग रहे हैं, जैसे कि बीड्स ऑन स्ट्रिंग। अब देखो ये, इसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स ऑफ न्यूक्लियोसोम एंड लिंकर डीएनए, ठीक है, न्यूक्लियोसोम एंड डीएनए। कौन सा डीएनए है, लिंकर डीएनए। इसके ऊपर जो लिपटा हुआ जो डीएनए है, जो रैप्ड है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोर डीएनए,
यहीं पे सब कुछ याद हो जाना चाहिए। कोर डीएनए है एंड जो कोर डीएनए में जो बेस पेयर होते हैं, नंबर ऑफ बेस पेयर कितने होते हैं जो इसके ऊपर है, उसके ऊपर कितने बेस पेयर होते हैं, 200 बेस पेयर। अभी पढ़ा है, सब कुछ याद हो गया होगा आई होप। ये जो बीच में जो डीएनए है ये क्या है, लिंकर डीएनए है एंड यहीं पे H1 मिलता है, H1 हिस्टोन, ठीक है, H1 हिस्टोन इस तरीके से दिखाया गया है आपकी बुक में भी। तो इनको मिला के क्या बन गए, क्रोमेटिन। अब इसको अभी भी काफी बड़ा बचा है डीएनए, तो इसको और भी ज्यादा फोल्ड करना पड़ेगा और भी कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या कर देंगे, इसको कॉइल कर देंगे। मतलब ये जो डीएनए है, जो क्रोमेटिन है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑफ न्यूक्लियोसोम एंड लिंकर डीएनए इज कॉल्ड क्रोमेटिन। क्या है ये, क्रोमेटिन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस क्रोमेटिन को कॉइल कर देना है। जैसे हमारे पास मान लीजिए ये एक चेन मिल गई, कोई जो माला होती है वो मिल गई। अब हम क्या करेंगे, उसको एक स्पेसिफिक तरीके से कॉइल कर देंगे, ठीक है। इसको पकड़ेंगे एंड इस तरीके से हम उसको कॉइल कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो ये जो है हमारे पास, इसको हम इस तरीके से कॉइल कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से इसको हमने और ज्यादा कॉइल कर दिया। इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, ये न्यूक्लियोसोम्स हैं, समझ पा रहे हैं इस चीज को, और ज्यादा हमने इसको कॉम्पैक्ट कर दिया। एक सिलेंडर की तरीके से हमने इसको इस तरीके से कॉम्पैक्ट कर दिया है, ठीक है। ये इसके ऊपर बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स लगे हुए हैं। क्लियर है इतना? इतना समझ में आया? इस तरीके से हमने एक सिलेंडर के जैसा ये बना दिया, ठीक है। हमने क्या किया, ये क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन को क्या कर दिया, ये फर्स्ट मान लीजिए स्टेप हो गया हमारा, क्रोमेटिन बनाया। उसके बाद हमने क्या किया, इसको कॉइल कर दिया। अभी जो इसका डायमीटर हो गया, ये इसकी जो चौड़ाई हो गई, ये कितनी हो गई, ये हो गई हमारे पास 30 नैनोमीटर, ठीक है। ये जो कॉइल हुआ, इसकी जो चौड़ाई है, डायमीटर, वो कितना हो गया, 30 नैनोमीटर कि मतलब हमने एक फाइबर बना दिया। इसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन फाइबर। मैं बाद में एक बार समराइज कर दूंगी, अभी आप समझते चलिए। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको यहां तक जो है इसको हम क्या बोल रहे हैं, क्रोमेटिन बोल रहे हैं। फिर हमने क्रोमेटिन फाइबर बना दिया है, इसको इस तरीके से कॉइल करके, और ये थोड़ा सा मोटा इसका फाइबर के जैसा हमने इसको बना दिया, जिसका डायमीटर कितना है, 30 नैनोमीटर। ये कितना था, 10 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको अगेन कंडेंस करेंगे, ठीक है। किस तरीके से हम क्या करेंगे, इसके लूप्स बना देंगे। अब हमारे पास ये एक चेन आ गई, बहुत बड़ी ये चेन आ गई, जैसे सारे डीएनए को हमने इस तरीके से लपेट दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ये मैंने न्यूक्लियोसोम्स दिखा रही हूँ ब्लैक वाले से, समझ में आ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, जो कंप्लीट हमने कॉइल किया है इसको उठाएंगे और इसके इस तरीके से लूप्स बना देंगे, मतलब थोड़ा सा कॉइल कर देंगे इसको, और कॉइल कर देंगे। क्या कर देंगे हम, इसको कॉइल कर देंगे। तो कहाँ पे दिखाऊं, यहीं पे दिखा देती हूँ। फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकंड हो गया। फर्स्ट में हमने क्या किया था, क्रोमेटिन बनाया था, उसको कॉइल किया, ये क्रोमेटिन फाइबर बना लिया, ये सेकंड स्टेप। अब हमने इसको अगेन कॉइल कर दिया, कॉइल करके हमने क्या किया, इसके लूप बना दिए, लूप के जैसे इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको कॉम्पैक्ट कर दिया है। तो हमने क्या कर दिया, जैसे कि ये पूरा को पूरा इस तरीके से उठाएंगे, ठीक है, एंड इसको पकड़ के इस तरीके से कॉइल कर देंगे। तो ये जैसे ये है, इसको उठाया एंड हमने क्या किया, इस तरीके से कॉइल कर दिया। ये समझ पा रहे हैं, यही है ना। इसको उठा के इस तरीके से कॉइल्स बना दिए, तो ये और भी ज्यादा कंडेंस हो गया, एक तरीके से और भी ज्यादा पैक्ड हो गया है। ये हमने यहाँ पे इस तरीके से इसके भी ज्यादा कंडेंस इसको कर दिया।
अब इसका जो डायमीटर है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अराउंड 300 नैनोमीटर। किसी किसी जगह 300 दिया हुआ है, काफी जगह 400 नैनोमीटर भी दिया हुआ है। तो आप 400 भी लिख सकते हैं, 300 भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 400 ही लिख देती हूँ। इतना इसका डायमीटर हमारे पास आ गया है। अब हमने क्या कर दिया, इसको बहुत अच्छे से इस तरीके से पकड़ के इसको ऐसे ऐसे कॉइल कर दिया है, तो ये और भी ज्यादा कॉम्पैक्ट हो गया, थोड़ी जगह में आ जाएगा अब, है ना। इसको और भी अच्छे से पैकेजिंग हो गई है। समझ पा रहे हैं इस चीज को, ये इस तरीके से हमने कर दिया। ओके, जिसका कितना है डायमीटर है हमारे पास 10 नैनोमीटर। ठीक है, क्या बना दिए, लूप्स। अब हम क्या करेंगे, अगेन इसको कंडेंस करेंगे, अगेन और भी ज्यादा हम इसको कंडेंस करने वाले हैं। तो मैं यहां पे दिखा देती हूं, अगेन हम क्या करेंगे, इसको कंडेंस करेंगे। ये कौन सा, सेकंड, थर्ड स्टेप एंड ये फोर्थ स्टेप, जैसे कि हमने क्या कर दिया, इसको और भी ज्यादा कंडेंस कर दिया, कंडेंस। अब देखो और भी ज्यादा जब हम कंडेंस करेंगे, इसको और ज्यादा कॉम्पैक्ट इसको पैकेजिंग करेंगे, तो उसमें इसको हम बोलते हैं हायर लेवल की पैकेजिंग। ठीक है, ये कैसी है, लोअर लेवल की, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं है ना, बहुत ज्यादा कॉइल्ड नहीं है, या फिर हम बोल सकते हैं कि बहुत अच्छे से पैक नहीं है, सिर्फ एक थ्रेड जैसा दिखा दे रहा है, जिसको हमने बोल दिया क्रोमेटिन। फिर उसके बाद हमने क्रोमेटिन फाइबर बनाया, फिर हमने ये लूप बना दिया। ठीक है, उसके बाद हमें और प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये इसके ऊपर भी मैं दिखा देती हूँ, कभी आप सोचिए कि कहाँ गए, तो यहीं पे है, ये बहुत सारे होंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मैं बना देती हूँ। और ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो गए हैं तो ये छोटे छोटे से दिख रहे हैं यही, ये वाले ही। ओके, अब हम क्या कर देंगे, इसको हायर लेवल पे इसकी पैकेजिंग करेंगे, कंडेंस्ड एट हायर लेवल, जिसमें हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोटीन की जरूरत और पड़ेगी। तो कौन सी प्रोटीन लेंगे हम, इसको पैक करने के लिए हमें एक और प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन हिस्टोन। जैसे ये हमारे पास प्रोटीन है नॉन NHC, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। ठीक है, NHC प्रोटीन। ठीक है, ये कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज है, एंड जो हमारा डीएनए है वो कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है। तो हम क्या करेंगे, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन की हेल्प से इसको और भी ज्यादा कॉम्पैक्ट कर देंगे। ओके, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन की हेल्प से। ये जैसे हमारे पास एक कोई प्रोटीन है, इस तरीके से समझ लीजिए आप, तो इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, और अच्छे से इसकी पैकेजिंग करेंगे। तो ये पूरा का पूरा लूप उठाएंगे एंड इसको भी हम इसके ऊपर अच्छे से पैक कर देंगे, इस तरीके से रैप कर देंगे। ओके, ये लूप है इसी तरीके से। अब आप समझ पा रहे हैं, जब लूप, पूरा लूप हम लेके चलेंगे, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी डायमीटर है, तो इसको पकड़ के इस तरीके से हम इनके ऊपर रैप कर देंगे। तो ये जैसे नॉन क्रोमोसोमल प्रोटीन है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये हमारा लूप था, ये हमने इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से इसकी पैकेजिंग कर दी है। हायर लेवल की पैकेजिंग यहाँ पे हो गई है। ये जैसे हमारे लूप्स हैं। ठीक है, तो ये जो लूप हैं, इनको हमने इनके ऊपर अच्छे से कंडेंस कर दिया, अच्छे से इसको रैप कर दिया, किसके ऊपर, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन के ऊपर। अब इसका जो डायमीटर होगा, ये बहुत ज्यादा हो गया, और भी ज्यादा कंडेंस कर दिया, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये है अराउंड 700 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर। और ये किसका है, अगर हम दोनों की बात करें, ये भी 700 नैनोमीटर। तो अब क्या होगा, मतलब टोटल की अगर हम बात करें तो ये हो गया 1400 नैनोमीटर। ओके, तो ये क्या है, 700 नैनोमीटर किसकी डायमीटर दिया हुआ है, ये क्रोमेटिड का, क्रोमेटिड, ये हमारा क्रोमेटिड है,
एक क्रोमेटिड, इसकी जो डायमीटर है वो कितना है 700 नैनोमीटर है। दोनों को मिलाएं पूरा क्रोमोसोम तो इसकी कितनी हो जाएगी डायमीटर 1400 नैनोमीटर। तो देखो कितना बड़ा हमारा जो डीएनए था, हमने किस तरीके से इसको पैक करके और इतना मतलब इतना डायमीटर इसका बना दिया। 2 नैनोमीटर से हम चले थे शुरू में, जो हमारा जो डीएनए था वो 2 नैनोमीटर का था। उसके बाद हमने क्या किया 10 नैनोमीटर किया उसको, उसका डायमीटर नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल क्या है ये हिस्टोन ऑक्टोमर के ऊपर उसको रैप करके 10 नैनोमीटर उसका डायमीटर किया। फिर उसके बाद हमने क्या किया उसको कॉइल कर दिया इस तरीके से, एक सिलेंडर होता है उस तरीके से हमने उसको कॉइल कर दिया। तो उसका जो डायमीटर था, उसकी जो चौड़ाई थी, फाइबर हमने बना लिया एक, उसकी चौड़ाई कितनी हो गई 30 नैनोमीटर। ठीक है, इसका डायमीटर इतना हो गया। अब इसको हमने कंप्लीट को लिया एंड देन हमने इसके लूप्स बना दिए, इस तरीके से लूप्स बना दिए। तो इसकी जो डायमीटर था वो कितना था 400 नैनोमीटर। फिर हमने क्या किया, इसको अगेन एक प्रोटीन जो हायर लेवल पे जब हमें पैकेजिंग करनी होती है, बहुत अच्छे से कॉम्पैक्ट वे में हमें जो पैकेजिंग करनी है, तो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स को हमने लिया एंड उसके ऊपर बहुत अच्छे से हमने इसको रैप कर दिया। तो ये क्या बन गया, ये क्रोमेटिड की एक, अगर हम ये लूप देखते हैं ये वाला इसका डायमीटर कितना है 700 नैनोमीटर। अगर कंप्लीट जो क्रोमोसोम है उसका हम देखते हैं तो कितना है ये 1400 नैनोमीटर। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट डीएनए को पैक कर दिया है क्रोमोसोम्स के रूप में। ये क्या बना दिए क्रोमोसोम। तो जो हायर लेवल की पैकेजिंग होती है उसमें क्या बनते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, एक बार आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्या करेंगे आगे डिस्कस करेंगे। एक बार मैं आपको अच्छे से इसको समराइज करवा देती हूं। देखो, अगर हम शुरुआत से चलते हैं तो हमारे पास ये डीएनए था कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसका डायमीटर था हमारे पास कितना 2 नैनोमीटर। ओके, अब हमने क्या किया हिस्टोन ऑक्टोमर लेके आए, हिस्टोन ऑक्टोमर, एंड इसको इसके ऊपर रैप कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको रैप कर दिया हिस्टोन ऑक्टोमर्स के ऊपर। इसको हमने क्या बोला, तो इस टाइम इसको हम क्या बोलते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन, इसका डायमीटर कितना है 10 नैनोमीटर। फिर हमने इसको कॉइल किया, फर्दर कॉइल किया। फर्दर कॉइल करके मतलब ये जो क्रोमैटिन बना है हमारा, क्रोमैटिन अभी भी काफी बड़ा हमारा डीएनए बचा हुआ है, इसको और भी ज्यादा कंडेंस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस क्रोमैटिन को उठाएंगे एंड क्रोमैटिन फाइबर बनाएंगे। क्या बनाएंगे क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन फाइबर, ठीक है। क्रोमैटिन फाइबर कैसे बनाएंगे, उसको इस तरीके स्पाइरली हम इसको अरेंज कर देंगे क्रोमैटिन को एंड एक बड़ा सा थ्रेड बना लेंगे। ओके, तो हमने क्या किया इस तरीके से इसको ये क्या है क्रोमैटिन है, उस क्रोमैटिन को हमने इस तरीके से अरेंज कर दिया। ठीक है, समझ जाइए आप, ये हैं। फिर आगे हमने क्या किया, ये स्टेप्स मैं आपको दिखा रही हूं किस तरीके से किया। फिर क्रोमैटिन फाइबर बना लिया। इसका जो डायमीटर है, ये डायमीटर कितना था हमारे पास, इसका डायमीटर था 30 नैनोमीटर। 30 नैनोमीटर। इसको हमने क्या कर दिया, इसके लूप्स बना दिए। हमने इसको फर्दर कॉइल किया एंड फॉर्म लूप्स ऑफ 400 नैनोमीटर। 400 नैनोमीटर के हमने जो क्रोमैटिन फाइबर है ये इसके लूप बना दिए। इसको उठा के इस तरीके से इस तरीके से हमने लूप्स बना दिए, तो और भी ज्यादा कंडेंस हो गया। ठीक है, इस तरीके से लूप बना दिए।
अब अगेन हमने क्या किया, इसको और भी ज्यादा कंडेंसेशन किया, मतलब इसको और भी ज्यादा कॉम्पैक्ट किया। उसके लिए हमने प्रोटीन यूज की NHC, हायर लेवल की हमने पैकेजिंग की, हायर लेवल पैकेजिंग। उसमें हमने क्या कर दिया, क्रोमोसोम बनाए। तो क्रोमोसोम में जैसे नॉन हिस्टोन क्रोमेटिन है, ये नॉन हिस्टोन क्रोमेटिन प्रोटीन है, ठीक है, जो कि नेगेटिवली चार्ज है। इसके ऊपर हमने ये लूप को उठा के इस तरीके से रैप कर दिया, तो ये ऐसे बन गया। इसका जो डायमीटर होगा, इसका जो डायमीटर हुआ वो 700 नैनोमीटर। एंड अगर हम टोटल की बात करें फुल क्रोमोसोम की, तो वो हो गया हमारा कितना, 1400 नैनोमीटर इसकी डायमीटर हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या बना दिए, क्रोमोसोम। तो ये किस फेज में होता है, तो आपको दिया हुआ है जो आपकी बुक है एनसीईआरटी उसमें, कि ये होता है मेटाफेज में। अगर आपने सेल साइकिल पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि जो मेटाफेज होती है उसमें जितने भी क्रोमोसोम होते हैं वो हाईली पैक्ड होते हैं। मतलब जो क्रोमोसोम फॉर्म में हमारा डीएनए होता है, तो डीएनए हाईली पैक्ड फॉर्म में कब होता है, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जब क्रोमोसोम बन जाता है किसमें, मेटाफेज में बनता है, तो ये हाईली कंडेंस होता है इस फॉर्म में। तो हमारे जो डीएनए है उसका हमने इस तरीके से क्रोमोसोम्स बना लिए हैं, ठीक है। कब बनते हैं, मेटाफेज में बनते हैं, ओके। अब देखो ये जो क्रोमेटिन है, ठीक है, तो इसमें कुछ क्या होते हैं, आपको एक और टर्म पढ़ने को मिलेगी, यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन क्या होते हैं। तो देखिए अब आपको ना दो टर्म्स और पढ़ने को मिलेंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन क्या होता है, तो देखिए जब न्यूक्लियस के अंदर जब हम देखते हैं तो किस तरीके से पता चलता है, जो क्रोमेटिन हमें दिखाई देता है, तो क्रोमेटिन में क्या है, जैसे ये हमारा डीएनए है, तो ये डीएनए क्या बना लेता है, जैसे कि ये जो डीएनए है कुछ हिस्से इसके ऐसे होते हैं जहां पे ये इस तरीके से डबल स्टैंडर्ड है, तो कुछ हिस्से यहाँ पे ऐसे दिखते हैं जो कि लाइटली स्टेन्ड हमें दिखाई देते हैं। जब हम न्यूक्लियस में देखते हैं माइक्रोस्कोप से तो क्या पता चलता है कि कुछ जो क्रोमेटिन का हिस्सा है वो कैसा दिखाई दे रहा है, लाइटली स्टेन्ड। मतलब लाइटली स्टेन्ड जो क्रोमेटिन है तो उसको हम बोल देते हैं यूक्रोमेटिन। मतलब लाइटली स्टेन मतलब लाइट उसका कलर दिखाई दे रहा है। कुछ हिस्से ऐसे दिखाई देते हैं जो कि बहुत डार्क कलर के दिखाई दे रहे हैं, उनको हम बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। अब जो यूक्रोमेटिन होता है वो क्या होता है, यूक्रोमेटिन जो कि लूजली पैक्ड क्रोमेटिन है, वो मतलब लूजली पैक्ड जो जहां पे जो डीएनए है उसको हम बोलते हैं यूक्रोमेटिन। मतलब बहुत ज्यादा पैक नहीं, थोड़ा सा लूजली सा पैक्ड है, मतलब हल्का सा पैक है वो, ओके। तो उसको हम बोलते हैं यूक्रोमेटिन एंड वो क्या होता है, लाइट स्टेन होता है, बहुत कम उसमें कलर दिखाई देता है। जबकि जो हेटेरोक्रोमेटिन है जो बहुत डेंसली पैक्ड है एंड उसमें जो कलर है वो भी डार्क स्टेन्ड दिखाई देता है। मतलब स्टेन का मतलब कलर, तो डार्क कलर उसमें दिखाई देता है जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर। तो उन्होंने बोला कि जो यूक्रोमेटिन होता है वो क्या है, जैसे कि ये यूक्रोमेटिन हो गया, कुछ जगह ज्यादा क्या है, ये पैक्ड है, डेंसली पैक्ड है। फिर कुछ जगह पे क्या है, ये लूजली पैक्ड है। तो जो लूजली पैक्ड है, लूजली पैक्ड, उसको हम बोलते हैं, उस क्रोमेटिन को हम बोलेंगे क्या, यूक्रोमेटिन। जो बहुत ही हम बोल सकते कंडेंस है उसको हम बोलेंगे हेटेरोक्रोमेटिन, ओके। अब जो हेटेरोक्रोमेटिन है आपको बताया वो कैसा होता है, डार्क कलर का दिखाई देता है, मतलब डार्क स्टेन होता है उसके अंदर। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो कि लूजली पैक्ड है उसको हमने बोला यूक्रोमेटिन, वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। मतलब क्या हुआ इसका कि ये डीएनए है,
लूजली पैक है तो इस तरीके से ये खुल भी जाता है, ठीक है, ओपन हो जाएगा। जब ओपन होगा तभी तो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, मतलब डीएनए से आरएनए बनता है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब यही है कि डीएनए से आरएनए का बनना। तो ये लूजली पैक्ड जो एरिया है वहीं से डीएनए से आरएनए बनेगा एंड आरएनए से क्या बनेगी, प्रोटीन, ठीक है, डीएनए से आरएनए एंड देन प्रोटीन। बट जो हमने बोला कि बहुत ही डेंसली पैक्ड जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन की बात कर रहे हैं, बहुत ही जो डार्कली पैक्ड है, डार्क जो स्टेन है, इसका मतलब वो बहुत ही पैक्ड है, अच्छे से पैक्ड है। तो वो जो क्रोमेटिन है उसको हमने बोला हेटेरोक्रोमेटिन, एंड वो जो क्रोमेटिन होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, मतलब वहां से क्या नहीं होगा, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, वो एक्टिव पार्ट नहीं होगा, वो जो डीएनए का पार्ट है वो एक्टिव नहीं होगा, वो प्रोटीन नहीं बनाएगा, डीएनए से आरएनए नहीं बनेगा, आरएनए से प्रोटीन नहीं बनेगी, ठीक है, तो वो इनएक्टिव होता है। तो हम लिख लेते हैं इन बातों को। दो तीन पॉइंट हैं। यूक्रोमेटिन क्या होता है, लूजली पैक्ड क्रोमेटिन, ठीक है, लूजली पैक्ड क्रोमेटिन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं यूक्रोमेटिन क्या है, द रीजन इन न्यूक्लियस, सॉरी, द रीजन इन क्रोमेटिन which is loosely packed is known as euchromatin. यूक्रोमेटिन, ओके। एंड जो लूजली पैक्ड है वो कैसा होता है, लाइट स्टेन्ड, मतलब उसका जो कलर दिखाई देगा हमें लाइट कलर दिखाई देगा, ओके, ज्यादा कलर नहीं दिखाई देगा। एंड क्या है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। लूजली पैक है तो इजीली ओपन हो जाएगा, ओपन होके वो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन से क्या, उसके बाद क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगी, ठीक है, ये प्रोसेस होता है। तो इसकी बात करें तो ये क्या है, there are some region in chromatin which is densely packed is known as हेटेरोक्रोमेटिन। इसको हम हेटेरोक्रोमेटिन बोलेंगे। एंड ये क्या होगा, डार्क स्टेन्ड, एंड क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। क्रोमेटिन के कुछ हिस्से लूजली पैक्ड हैं, उसको हमने बोला यूक्रोमेटिन, जो कि बहुत ही डेंसली पैक्ड हैं, उनको हमने बोला हेटेरोक्रोमेटिन। तो वो वहां से ओपन नहीं होगा, वहां से डीएनए से आरएनए नहीं बनेगा, आरएनए से प्रोटीन नहीं बनेगा, तो ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं। हेटेरोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हमें बात करनी है सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, ओके। एंड उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट हमारी एक